हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो फाइनली गाइज आज हम लोग टेंथ के मॉडल पेपर देखने वाले हैं। टेंथ साइंस का मॉडल सेट। अगर इस मॉडल पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडल पेपर है, इस तरह से 5 मॉडल पेपर हमारे मॉडल यूट्यूब चैनल पर कराया गया है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यह मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी टेंथ में 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नीचे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा हमारे AK2 एजुकेशन के माध्यम से। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साइंस के में आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। इसके लिए टाइम रहेगा आपको 2 घंटा 45 मिनट। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम ऑब्जेक्टिव के सभी MCQ सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव के बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। प्लस भी मतलब हमेशा धनात्मक होती हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में अगर छोटे अक्षर पाए गए तो आप कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो उस टाइम आप लेंस कौन सा पसंद करेंगे तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, हमें फाइनली गाइस बताना है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल और ऑप्शन डी में उत्तल लेंस दिए गए हैं। तो हमें बताना है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा सामान्यतः लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन? तो अवतल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। चाहे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, वह भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है। कितना? तो 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है समतल दर्पण की ओर। समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से बना एक प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा। व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाए तो आंख में क्या परिवर्तन होता है। तो आंख में दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लेंस लगा रहता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो चश्मा प्रयोग करते हैं उसमें चश्मा में कौन सा लेंस लगा रहता है दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष रहे तो उत्तल लेंस हो जाएगा और निकट दृष्टि दोष रहे तो अवतल लेंस हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल होगा, लेकिन यहाँ दूर दिया गया है तो उत्तल लेंस होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है हमें बताना है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत आवेश की इकाई कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें घन तथा ऋण आवेश कहा जाता है। जिसे घन और ऋण आवेश माना जाता है। यह नाम कणर जिसने दिया वह कौन है? यह नाम किसने दिया कि विद्युत आवेश तो 2 प्रकार के होते हैं और जो कि घन और ऋण आवेश माना जाता है। इसका नाम कणर जिसने दिया वह कौन व्यक्ति है? इसका नाम किसने दिया? घन और ऋण आवेश होते हैं। कौन व्यक्ति हैं इसके नाम देने वाले हैं? तो इनके नाम देने वाला जो व्यक्ति है वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम दिए कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें घन एवं ऋण आवेश का माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पदार्थ को 1 कूलम घन आवेश में
एक पदार्थ को 1 कूलम घन आवेश में आवेशित किया जाता है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या है। इस आवेश में जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकल गए हैं, जो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या क्या है हमें बताना है। जब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक पदार्थ को 1 कूलम घन आवेश से आवेशित किया जाता है। 1 कूलम घन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या क्या है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकल गए हैं वह हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। जब इसे हम 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगी। ये शक्ति निकालना मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है शक्ति क्या होगी। तो इसकी शक्ति क्या होगी, इसकी शक्ति निकालेंगे तो 50 वाट हो जाएगी। 50 वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है। तो क्षारकीय ऑक्साइड को धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। किस धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय जब परिपथ होता है तो लघुपथन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें प्रतिक्रिया दिया गया है कि प्रतिक्रिया दिया गया है PbO + C से Pb + CO। यह इसमें जो है वह PbO ऑक्सीकृत होता है कि C ऑक्सीकरण है या C एक अवकरण है। यह जो है यह रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है, हमें बताना है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, तो इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो है यह C एक अवकारक है। क्या है, तो C एक अवकारक है। इस प्रक्रिया में C एक अवकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2G होता है। NaOH के विलयन से H2G होता है। तो कौन होता है, हमें फाइनली गाइस बताना है। तो NaOH के विलयन से H2G जो होता है वह होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है, एल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यह है, विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यह क्या है। विलयन का pH अगर 13 है तो इसका अर्थ है कि यह क्या है, हमें बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा यह जो है यह एक परबल भास्मिक है। क्या है, तो परबल भास्मिक है। विलयन का pH अगर 13 रहेगा तो यह एक परबल भास्मिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, P या P2 या P3 या P4। तो साधारण ताप पूछा जाए तो साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है वह P4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं कि पपीता में रहता है। पपीता में क्या क्या रहता है, हमें बताना है। तो पपीता में क्या क्या रहता है, हमें बताना है। तो पपीता में रहता है, तो पपीता में क्या रहता है, Cu तथा Zn रहता है। क्या रहता है, Cu तथा Zn रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है गाइस, हमें बताना है। तो धातुओं की प्रकृति हमें बताना है कैसी होती है। तो जो धातुओं की प्रकृति होती है वह विद्युत के धनात्मक होती है। क्या होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है, 4 विधि आपके सामने दिए गए हैं। तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि के द्वारा हम दूर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि के द्वारा दूर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन सा है, हमें बताना है। तो कार्बनिक यौगिक का जो आवश्यक तत्व होता है वह कार्बन होता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, कार्बन है या हीलियम है या सोना है या हाइड्रोजन है। तो अक्रिय तत्व बताना है कौन है, तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है, हीलियम अक्रिय तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है। एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो हमें पूछ रहे हैं एल्कीन, तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। तीनों याद कर लीजिए, 3 में से एक फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो तीनों याद कर लीजिए। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो इस तरह से तीनों को याद कर लीजिए। और हमें पूछ रहा है एल्कीन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक जो होता है इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अपमार्जक को बनाने में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। किसका, तो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि आवर्त सारणी के 7a का तत्व है। आवर्त सारणी के 7a के तत्व क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन कहलाते हैं। हाँ, तो हाइड्रोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी के 7a के तत्व जो होते हैं वह हाइड्रोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है, कौन सा कथन गलत है हमें बताना है, सत्य नहीं असत्य है बताना है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही कथन सत्य गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन होता है या कार्बोज होता है या विटामिन या वसा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है गाइस, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो उत्पन्न होता है वो कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या, तो कार्बोज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किससे निषेचित होता है, निजोन से या गर्भाशय से या फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचित होता है हमें बताना है। तो अंडाणु किससे निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। श्वसन की क्रिया होती है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कर दीजिए अगर आप भी 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं। तो श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया क्या होती हैं, तो श्वसन की क्रिया किसमें होती है, तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशिथिलिन दाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशिथिलिन दाब क्या होता है, तो इसमें जो अनुशिथिलिन दाब होता है वह क्या होता है बताना है। तो इसमें अनुशिथिलिन दाब होता है वह 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है, तो किस पादप हार्मोन के कारण पत्तियों मुरझा जाता है, तो एब्सिसिस अम्ल के द्वारा पत्तियां मुरझा जाता है, इसी का कारण है, इसका कारण है एब्सिसिस अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। फल बेचने वालों द्वारा कौन सा पादप नियंत्रण उपयोग किया जाता है, तो फल बेचने वालों के द्वारा जो पादप नियंत्रण उपयोग किया जाता है वह है इथाइलिन। इथाइलिन का उपयोग किया जाता है फल बेचने वालों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। क्या होती है, तो 4 होती है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एड्स रोग के प्रमुख कारण हैं, तो एड्स रोग के प्रमुख कारण क्या हैं। एड्स रोग के
कारण हमें बताना है गाइस। तो एड्स रोग का कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क या खून की कमी या विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो एड्स रोग का जो प्रमुख कारण होता है वह असुरक्षित यौन संपर्क होता है। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ और पक्षी के पंख अगर जब भी दे दिए जाए तो यह समजात अंग होता है। क्या? तो समजात अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सेम इसी प्रकार है, वे अंग जिसकी उत्पत्ति मूल रचना के समानता होती है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? ऐसे अंग अगर दिया जाए तो इस अंग को समजात अंग कहते हैं। इस अंग को समजात अंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण एक देना है। तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण बगीचा खेत हो जाएगा इसका राइट आंसर उदाहरण में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है या सूर्य है या पानी है या कागज है? तो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य है। क्या है? तो सूर्य है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? तो वनों के संरक्षण के लिए हमें पेड़ों की अंधाधुंधी कटाई को रोकना चाहिए, अतिक्रमण को रोकना चाहिए, खनन को रोकना चाहिए, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जैविक अपघटन के द्वारा घटित हो जाते हैं तो वह जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरह इस सेट में आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, एक बार इसका आंसर मिल जाएगा। इसी में नीचे में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। आपको बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।